वो वक्त और दिनों से अलग था। बिकॉज ऑफ जियो एवरीथिंग वॉज गेटिंग ईजी विद द वाइड स्प्रेड ऑफ जियो नेटवर्क। और फिर इसी चीज़ का फ़ायदा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी मिला। जहाँ 1 मिलियन 10 मिलियन व्यूज़ वे कंसिडर्ड अ माइलस्टोन, अब तो सॉन्ग्स एक दिन या कुछ घंटों में इन आंकड़ों को पार करते हुए जा रहे थे। और फिर आगे इसकी लहर में द मोस्ट अवेटेड सीक्वल इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एवर यानी बाहुबली 2 ने दस्तक दी। और फिर वही हुआ जो होना था, एक के बाद एक रिकॉर्ड बनते और टूटते चले गए। और फिर इस फिल्म का क्रेज़ इस लेवल पर था कि फिल्म के रिलीज़ होने के 50 दिन बाद भी इसका ट्रेलर यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा था। और ये ट्रेंड होते हुए 150 मिलियन व्यूज़ को टच कर गया। और इतना ही नहीं, इस फिल्म के रिलीज़ के बाद करण जौहर, इन्होंने इसे नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग बात बताई, आप खुद ही सुन लीजिए। Why did it take up to 2015 and the first Bahubali film for this explosion to really happen? Because up to that point, there was nothing like this. You must understand, when emotions are universal, storytelling is universal. Whether it's made in the north or south, that is immaterial. But, and I would say this, with a great amount of assurance, this may not happen time and again. Right? It's going to happen with the big event films, not the high concept films. The high concept films will work in their own region. Like if you take a Badhai Ho, dub it into Tamil and Telugu, it may not work. And if you take a high concept Tamil or Telugu film and dub it into Hindi, it will not work. But when I saw the rushes of Bahubali, I said this is the biggest motion picture made in India. और इसी चीज़ के चलते थी अनबिलीवेबल रिकॉर्ड वॉज मेड वे बैक इन 2017, यहाँ पर 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई सिर्फ हिंदी बेल्ट में कर गई थी इस फिल्म ने। एंड इवेंचुअली इसका रिकॉर्ड 6 साल बाद पठान ने ब्रेक किया। बट जो टाइटल था द बिगेस्ट इंडियन फिल्म एवर, वो अभी भी इस पर ही सही बैठता है। बिकॉज ऑफ इट्स स्केल, विजन, ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, मिलियंस ऑफ मनी स्पेंट, thousands of cast working. If this isn't what makes the title the biggest Indian film ever works, then I don't know what else can. लेकिन ये फिनोमेना ऐसा था जिसे मे भी दोबारा दोहराया जाना नामुमकिन था फॉर बॉलीवुड और इवन फॉर लाइक अनदर इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज। लेकिन फिर 2018 में आमिर खान की दंगल रिलीज़ हुई इस उम्मीद से कि मे बी ये उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दे। लेकिन ये देखकर ये फिल्म 380 करोड़ तक ही जा पाई। और फिर इसके बाद 100, 150, 200 करोड़ की फिल्में तो आई, लेकिन कोई भी फिल्म इसको टच नहीं कर पाई। एंड टू दिस डेट बाहुबली 2 रिमेन दी अनटच्ड एट द पैन इंडिया बॉक्स ऑफिस। 14 जून 2020 दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे और मैं बस जस्ट नहा धोकर बाथरूम से बाहर ही निकला था कि टीवी पर न्यूज़ आने लगी, सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर पर कर दिए। एंड दिस न्यूज़ केम टू मी एज अ ह्यूज शॉक। लेकिन आज 4 साल बीतने के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। वॉज इट लेकिन चलो भले इस चीज़ का कोई जवाब हमें ना मिला हो, बट इस अनफॉर्चुनेट इवेंट ने बॉलीवुड की हिपोक्रेसी से पर्दा उठा दिया, जिससे सबसे ज़्यादा चपेट में आई बॉलीवुड की नेपोटिज्म। पर भले ये जो नेपोटिज्म है ये हर इंडस्ट्री में इक्वली प्रेजेंट है, बट बॉलीवुड यूजेस दिस नेपोटिज्म एज अ टूल टू कीप द न्यू कमर्स टोटली आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया। और ऐसी इमेज लोगों की आंखों में भी बनने लगी, जिससे दिक्कत ये हुई कि वरुण धवन, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, जानवी कपूर जैसे स्टार किड्स प्राइम टारगेट बन गए। वेयर अर्जुन कपूर का करियर ऑलमोस्ट डेंजर में था ही, फर्दर उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के चलते उन्होंने अपना करियर लगभग खत्म ही कर लिया। आई थिंक समवेयर हम ही ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया। अब लोगों को आदत, आप जब थोड़ा ज्यादा सहन कर लेते तो फिर वो ज्यादा ही होने लगता है आपके साथ। और बाकी जितने भी स्टार किड्स बचे उनके आने वाली फिल्मों के अकॉर्डिंग उनका मास बॉयकॉट किया गया। इसमें मेजर फिल्मों के नाम आते हैं, वो है सड़क 2, कोली नंबर 1, ब्रह्मास्त्र, 83। और इस कारण से थिएटर खुलने के बाद 2021 से अब तक यानी 2024 तक बॉलीवुड ने सिर्फ 34 बिलो एवरेज तो सुपर सक्सेसफुल फिल्में दी है, जबकि टोटल रिलीज हुई फिल्मों की संख्या इनसे 5 गुना से भी ज़्यादा है। और इतना भयानक डाउनफॉल बॉलीवुड ने आफ्टर 2000 शायरी कभी देखा था। एंड टिल नाउ पीपल रिलीज देयर एंगर ओवर द इनजस्टिस व्हिच एसएसआर हैज टू फेस पोस्ट दिस आल्सो। पर बात भले जो भी हो, एक चीज से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि सुशांत सिंह राजपूत हैव नियरली डिस्ट्रॉयड बॉलीवुड, जहां अब सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड एक्टर्स की फिल्में मेगा सक्सेस हासिल कर रही है, लाइक शाहरुख खान। वरना अब हाल तो ऐसा हो चुका है कि एक फिल्म को थिएटर में सरवाइव करने के लिए प्रोड्यूसर्स को बाय 1 गेट 1 फ्री वाले ऑफर चलाने पड़ रहे हैं। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है क्रू और चंदू चैंपियन। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी मेगा बजट पर बनाई गई फिल्में इंडिया में 100 करोड़ का भी नेट कलेक्शन नहीं निकाल पा रही है। वेयर 2020 से पहले आई ऐसी बहुत सारी बकवास एक्शन फिल्में जैसे बागी 2 भी शाहरुख खान और अक्षय कुमार की फिल्मों से ज़्यादा कलेक्शन निकाल कर ला रही थी। और अब हालात ऐसे हो गए कि लिविंग आउट ऑफ फ्यू सुपरस्टार्स
Bollywood is on the verge of sinking and the losses are higher than ever. इसका एक कारण इनका reused और घिसा पिटा कंटेंट भी है. But the wave which started with the demise of SSR is something Bollywood is not going to get over with even in the upcoming years. Well, in the end, हमारी भी यही उम्मीद रहेगी कि SSR's family and fans gets justice. Otherwise, दिव्या भारती और जिया खान की तरह ये केस भी गुमनामी में हो जाएगा. KGF एक ऐसी फ्रेंचाइज रही है जिसके फर्स्ट पार्ट ने नॉर्थ इंडिया से जितना सपोर्ट पाया था उतना ही उसे बैश में किया गया था, क्योंकि KGF चैप्टर 1 एक ऐसे टाइम पर रिलीज हुई थी जब SRK की जीरो और रणवीर सिंह की सिम्बा बॉक्स ऑफिस पे उतरी हुई थी. जहां ऑफ कोर्स जीरो तो फ्लॉप हो गई थी, बट सिम्बा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देकर शॉक वेव्स भेज दिए थे. और इसी बीच KGF चैप्टर 1 नॉर्थ इंडिया के मेजर सिटीज में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी. एंड आई वॉज ऑल्सो अमंग द स्मॉल ग्रुप ऑफ दोज लकी पीपल जिन्होंने KGF चैप्टर 1 को थिएटर में जाकर देखा था. एंड माई गॉड, आई वॉज ब्लोन अवे, क्योंकि बहुत सालों बाद मैंने इतनी मासी मूवी देखी थी. और सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि इस मूवी की जो स्क्रीन प्ले और एडिटिंग थी वो कुछ इस तरीके से रखी गई थी कि अगर आपने ये मूवी देख ली थी तो इस चीज़ के बहुत हाई चांसेस थे कि इसके जो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनके मोटिवेशन, उनके प्लान्स में आप थोड़े से उलझ जाओगे. और आप थोड़ा ही सही बट कुछ वक्त निकालकर इस कंफ्यूजिंग पार्ट को कहीं ना कहीं से सर्च मार के अपने कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करोगे. और उसी का रिजल्ट था ऐसे यूट्यूब वीडियोस जिन्होंने KGF चैप्टर 1 की प्लॉट, एंडिंग और मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया था, जिसके बाद ये मूवी और इंटरेस्टिंग हो गई थी. जिसके बाद इसने अपनी ऑडियंस OTT पर आने के बाद बहुत वाइड कर ली. और जब कभी भी ऐसी कोई मूवी आती है जो वक्त के साथ बहुत पॉपुलर हो जाती है तो फिर उस पर मल्टीपल कमेंट्स भी होते हैं. और KGF के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ था. लोग इसे छपरी, इलॉजिकल, ओवररेटेड बोलने लगे थे. बट दैट्स अनदर साइड, इस पर हम कभी और बात करेंगे. वेल, ऑल दीज थिंग्स लेड टू द हाइप ऑफ इट्स नेक्स्ट पार्ट KGF चैप्टर 2. और ये हाइप इतना ग्रैंड था कि RRR के रिलीज के बस एक महीने के डिफरेंस में रिलीज हुई इसके सेकेंड पार्ट ने RRR को भी वर्ल्ड वाइड नंबर्स में चैलेंज किया था. बट बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाहुबली के बाद यही एक ऐसी फ्रेंचाइज निकल कर आई जिसने नॉर्थ इंडिया AKA हिंदी बेल्ट में साउथ इंडियन फिल्म्स को वापस रिवाइव किया. और वो कैसे, वो भी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र करो. देखो, बाहुबली पार्ट 1 आई थी साल 2015 में, जिसने एक वेव जनरेट की थी जो भले बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट इट वॉज समथिंग विच पीपल नोटिस्ड एंड वेटेड फॉर इट सीक्वल. और जब बाहुबली 2 आई तो हम सब जानते ही थे क्या हुआ. नॉर्थ इंडिया से अकेले 500 करोड़ का कलेक्शन उठाया था इस फिल्म ने, वो भी 2017 में. और फिर इस पैन इंडिया क्रेज को देखकर काफ़ी और साउथ इंडियन फिल्म्स आई, जैसे रोबोट 2.0, साहो, मेजर, TS1. बट जैसी क्रेज बाहुबली फ्रेंचाइज ने जनरेट की थी वैसा इवेंट देखने को नहीं मिला. इवन KGF चैप्टर 1 और पुष्पा चैप्टर 1 को भी कंसिडर कर ले तो भी. यस, नॉट एंटिल अप्रैल 2022 जब वापस से वही क्रेज देखने को मिला जो 2017 में देखने को मिला था. और अब बात यहाँ पे आती है कि आखिर KGF ही क्यों, कोई और फिल्म क्यों नहीं? तो देखो, इसका जवाब काफ़ी सिंपल है और हम सबके सामने भी है. वेल, अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो चलो वापस से चलते हैं साल 2008 में, जब फॉर द फर्स्ट टाइम हमने कुछ ऐसा देखा था जिसने नॉर्थ इंडिया में एक्शन फिल्म्स की एक नई जॉनर को लेकर आई थी. और वो है फिल्म वांटेड, जो रीमेक होने के बावजूद भी एक कल्ट फिल्म बनी हुई है आज तक. और फिर इसके बाद आई राउडी राठौड़, सिंघम, अग्निपथ, दबंग, बॉडीगार्ड, किक और राजकुमार. में हमने वन मैन आर्मी टाइपल कैरेक्टर्स देखे, बट फिर भी वो हमें इंट्रिगिंग लगे. और ऐसा क्यों? क्योंकि इन सारी फिल्मों के जो कैरेक्टर्स थे वो ग्राउंडेड थे. फिर चाहे वो वांटेड का राधे हो, अग्निपथ का विजय हो या फिर सिंघम का सिंघम हो, इन सब की जो जस्टिस और रिवेंज की जो आर्क थी वो कहीं ना कहीं पर्सनल थी. एंड कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बट इन सब के कैरेक्टर्स से हम कनेक्ट कर पा रहे थे. यहाँ तक कि जॉन अब्राहम की मूवी फोर्स और विद्युत जामवाल की कमांडो भी इसी चीज़ का एक अच्छा एग्जाम्पल है. लेकिन फिर ये जो ग्राउंडेड वाले जेन्युइन कैरेक्टर्स और एक्शन फिल्में थी, इनकी जगह रेस 3, सत्यमेव जयते, हिम्मत वाला, बागी 2, मुन्ना माइकल जैसी रिडिकुलस और घटिया फिल्मों ने ले ली, जो आज तक कंटिन्यू है विद फिल्म्स लाइक किसी गवाह किसी की जान, सत्यमेव जयते 2, बागी 3,
बड़ी मियाँ छोटे मियाँ। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। गणपत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि ऑडियंस को राउडी राठौड़, दबंग, सिंघम जैसी ओवर द टॉप बट इंट्रिगिंग एक्शन फिल्में देखने की आदत लग चुकी थी और वो अपनी भूख कहीं ना कहीं तो मिटाएगी ही ना। तो फिर होना क्या था, इसी भूख को मिटाने के खातिर केजीएफ ने बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे एंट्री मारी, जिसमें वही विंटेज एक्शन, वन मैन आर्मी वाली वाइब और लेयर्ड स्टोरी टेलिंग से अपना एक अलग फैन बेस क्रिएट कर दिया और फिर साल 2022 में रिलीज होकर पैन इंडिया की हाईएस्ट कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में सक्सेसफुली 4th पोजीशन पे कब्जा जमाए बैठी है आज तक। स्टीवन स्पिलबर्ग, एडगर राइट, स्कॉट डेरिक्सन, जेम्स कैमरन, जो रूसो, क्रिस हेम्सवर्थ, जेम्स गन, ये हॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े नाम हैं जिन्होंने एस राजमौली की RRR की इनक्रेडिबल स्टोरी टेलिंग, पावरफुल एक्टिंग, एड्रेनलिन रश करने वाले डांस स्टेप्स और मैजेस्टिक एक्शन सीक्वेंसेस से इम्प्रेस होकर इस फिल्म पर अपने व्यूज वर्ल्ड ऑडियंस के सामने रखे थे। You love RRR and you interacted with SS Rajamouli. I told Mr. Rajamouli this in person recently. Who's the guy from RRR that's so good? The what's his name? Are you talking about Ram From Charan? RRR, the you know the big one from last year, with all the tigers coming Yes. out of the cage and everything. Who's the main Junaid, actor? yeah. That guy. Yeah, that guy would be the best. I would love to work with that guy someday. He's so amazing and cool. I just watched Triple R recently, and I thought the film was incredible. And I sorry, I'm like I can't remember the two actors' names. That's right. Yeah, those guys are amazing. So if I was so lucky to work with them, that'd be fantastic. और ऐसे ही धीरे धीरे एक के बाद एक कदम बढ़ाकर RRR वहां पहुंची थी जहां उसने ग्लोबल स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। एंड हु कैन फॉरगॉट दोस हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स व्हेन RRR गॉट द ऑस्कर फॉर द बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू। पर ये तो हो गई सिक्के की एक साइड, जिसमें हमने ये जाना कि कितने बड़े बड़े हॉलीवुड और इंटरनेशनल सेलेब्स की ब्रेस के साथ और RRR के ऑस्कर तक जाने की क्या लाजवाब सफर रहा होगा। पर अगर ये पॉसिबल हो पाया था तो उसके पीछे की कहानी कितनी इंटरेस्टिंग होगी, है ना। कैसे RRR ने हॉलीवुड और इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी जगह बनाई, कैसे वो इंडिया में अपना थिएटिकल रन कंप्लीट करने के बाद यूएस हाउस होल्ड्स तक पहुंची, वो कौन से सेलेब्स थे जिन्होंने सबसे पहले इस वेव को चलाया। ये कहानी सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री टू पैन इंडिया टू वर्ल्ड वाइड ये कैसे पॉसिबल हो पाया था, तो टेंशन नॉट, अरे टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। आज के इस वीडियो में हम इसकी पूरे जर्नी के बारे में जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 24 मार्च 2022 ये वही दिन था जिस दिन RRR ने सिनेमा के दरवाजे पर दस्तक दी थी और वही हुआ था जो होना था। इस फिल्म का क्रेज पूरे देश में सर चढ़कर बोलने लगा और फिर अपना सक्सेसफुल थिएटर रन कंप्लीट करने के बाद RRR ने थिएटर से एग्जिट ले लिया और नेक्स्ट मंथ यानी 14 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई KGF चैप्टर 2 और इसके आंधी में सब बह गए। पर RRR की कहानी यहाँ खत्म थोड़ी होती है, अभी तो बस शुरुआत हुई थी। असल में जब RRR नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हुई तो देखते ही देखते जून 2022 तक इस फिल्म ने 45 मिलियन आवर्स का वॉच टाइम क्रॉस कर लिया और इसी के साथ इस फिल्म को द मोस्ट पॉपुलर फिल्म फ्रॉम इंडिया का भी टाइटल दे दिया गया फ्रॉम नेटफ्लिक्स इटसेल्फ। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सी आफ्टर द एंड ऑफ मार्वल फेज 4 एंड आफ्टर द डिवाइस ऑफ आयरन मैन, हॉलीवुड के पास ऐसी स्टोरी ज़्यादा बची नहीं थी जो ऑन अ ग्रैंड स्केल ऑडियंस को साथ ला पाए। इज इन वोकल and there was also a rise in woke contents. So Hollywood was actually struggling with more resource and less influential content in cinema world. कि तभी मेजर ऑडियंस की नज़र नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करी RRR की थंबनेल पर गई, जिसपे ये साफ साफ लिखा था द मोस्ट पॉपुलर इंडियन फिल्म। सो इन अ वे इस चीज़ ने वेस्ट की ऑडियंस को इस फिल्म को एक बार चेकआउट करने के लिए इंट्रिग कर दिया। एंड वॉट दिस सॉ ऑन स्क्रीन वॉज द नेवर सीन बिफोर एक्सपीरियंस। RRR was like a huge India fest for them. और इसी के साथ word of mouth spread होने लगी। They started discussing और उसका प्रूफ आप आज भी YouTube पर देख सकते हैं ऑफ जनरल ऑडियंस गोइंग गागा ओवर RRR। फिर जब इस चीज़ का क्रेज जनरल ऑडियंस पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो इस चीज़ को वहाँ की क्रिटिक्स ने भी नोटिस किया और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए बहुत से क्रिटिक्स YouTube और बाकी सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड करने लगे। तो फिर इसके बाद ये हुआ कि जिन लोगों ने RRR का नाम सुना तो था
बट उन्हें वो देखने का मन कभी नहीं हुआ। तो अब वो भी लोग यूट्यूब पर इसके रिव्यूज देखने के बाद एक ट्राई देने लगे। एंड यू नो उसके बाद क्या ही हुआ होगा। RRR स्टार्टेड ट्रेंडिंग ग्लोबली, और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं थी, बल्कि लिटरल ग्लोबली। अब जब वेस्ट की जनरल ऑडियंस इसके पीछे पागल होते जा रही थी और यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे भी इसके प्रेज वाले पोस्ट रुक नहीं रहे थे, तो ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई थी कि अब इस पर हॉलीवुड की नज़र तो जाएगी ही जाएगी। तो फिर होना क्या था? एडगर राइट, फेमस राइटर और डायरेक्टर ने ट्विटर पर इससे रिलेटेड अपने व्यूज शेयर किए, जिसमें उन्होंने बताया कि हाउ RRR इम्प्रेस्ड हिम। फिर एक के बाद एक हॉलीवुड सेलेब सामने आने लगे, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज के डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन, क्रिस्टोफर मिलर, जेम्स गन, द रूसो ब्रदर्स, जोसेफ मॉर्गन जैसे ढेरों सेलेब्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि विद टाइम इस मूवी की लहर जेम्स कैमरन, स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे लोगों तक भी पहुंची, हु आर द बिगेस्ट एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर्स ऑफ ऑल टाइम। फिर उन्होंने SS राजामौली सर से मिलकर अपना फर्स्ट इंप्रेशन शेयर किया, वो भी बस ग्रेट फिल्म, गुड वर्क, कीप इट अप जैसे नॉर्मल रिमार्क्स नहीं, बल्कि इन डिटेल कि कौन सी सीन ने उन्हें इम्प्रेस किया, कौन से सीन ने उन पर क्या इम्पैक्ट डाला, मतलब इन डिटेल्ड डिस्कशन चला। तो इससे तो ये साफ साफ पता चल रहा था कि दे हैव नॉट ओनली वॉच द फिल्म बट ऑल्सो लिव्ड इट। और जहां पूरे देश ने ये उम्मीद लगा ली थी कि अब बस 2023 के ऑस्कर्स में CBFC वाले इंडिया की तरफ से RRR को ऑफिशियल एंट्री एट द ऑस्कर्स के लिए भेजे, और इस पॉपुलैरिटी से भले कोई अवार्ड ना मिले, लेकिन कम से कम और ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा इंडियन सिनेमा को, जिससे मे भी फ्यूचर में कुछ कमाल हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि धोखा हमेशा अपनी ही देते हैं, सही पकड़े हैं। तो यहाँ पे वही हुआ। RRR को CBFC वालों ने रिजेक्ट कर दिया, और इसी के साथ इंडिया की एक लौदी जो उम्मीद थी ना, वो भी चली गई। फिर बहुत से लोगों ने इस डिसीजन पर अपना आउटरीच दिखाया, बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी रिवॉल्व हुई, बट अल्टीमेटली वही हुआ जो CBFC वालों ने चाहा। और फिर नॉर्मल पब्लिक भी करती तो क्या करती, तो उन्होंने भी सब अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। और फिर सब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा कि आउट ऑफ नोवेयर RRR की लहर अब OTT से निकलकर थिएटर तक पहुंच गई, और इंडिया के थिएटर नहीं, वेस्ट की थिएटर में लोग नाटू नाटू के सॉन्ग पर पागल होने लगे। सिनेमा और स्टेडियम बन गया, मिलियंस ऑफ वीडियो सामने आने लगे जहां लोग थिएटर के अंदर नाच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और मोर ओवर एंजॉय कर रहे हैं। ये देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने CBFC के फैसलों को दफन कर दिया है, और अभी भी RRR कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंटर के तौर पर माना जा रहा है। फिर इसके बाद इस क्रेज को देखकर हॉलीवुड के एग्जीबिटर्स जिन्होंने RRR को वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया था, उन्होंने SS राजामौली को US बुलाया, जहाँ मल्टीपल स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई टू गैदर सपोर्ट। फिर SS राजामौली सर की प्रीवियस फिल्मों की भी स्क्रीनिंग रखी गई। फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ अवार्ड शोज का। 17 दिसंबर 2022 RRR won at Utah Film Critics Circle under the category Best Non-English Language Feature। फिर 17 जनवरी 2023 RRR won at Seattle Film Critics Society for Best Action Choreography। फिर सैटर्न अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर, लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन में बेस्ट म्यूजिक, HCA में बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट डर्ट्स। फिर बारी आई गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की, द सेकेंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, और यहाँ RRR ने इतिहास रच दिया, और RRR ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड रिसीव किया फॉर नाटू नाटू। बट सिर्फ इतने अवार्ड्स नहीं थे, RRR received many prestigious awards across the globe, और फिर इनसे गुजरते हुए फाइनली वो दिन आ ही गया, 12 मार्च 2023। The whole world was waiting for it, and here for the first time an Indian film finally won an Oscar for the best song। और ये मोमेंट इंडियन सिनेमा के सुनहरे अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए छप गया। साल 1913 इंडिया में पहली बार फिल्म ने दस्तक दी विद राजा हरिश्चंद्र। फिर इसके बाद काफ़ी सालों तक साइलेंट एंड ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का बोलबाला रहा, पर जब इंडिया में 1937 में किशन कन्या नाम की पहली कलर फिल्म बनी, तो उसने स्क्रीन की खूबसूरती पर फीकी दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने का मौका दिया, और फिर देखते ही देखते
कलर फिल्मों से स्पेशल इफेक्ट्स से 3D, इन सब तक का सफर तय करने के बाद आज हमारे भारत देश के ऑलमोस्ट हर स्टेट में सिनेमा ने दस्तक दे दिया है, जहां हर स्टेट अलग अलग और यूनिक फिल्में लेकर हम ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है। इसमें आज का मेजर योगदान साउथ इंडियन सिनेमा को जाता है। पर ये जो चेंजेस या परिवर्तन हम आज देख रहे हैं वो आज से 20 साल पहले थोड़ी अलग थी, जहां तब भी कमल हसन, मोहनलाल, चिरंजीवी, रजनीकांत सर जैसे साउथ इंडियन एक्टर्स डोमिनेट तो कर रहे थे, पर फिर जो अटेंशन फॉरेन मीडिया और फॉरेन ऑडियंस हिंदी सिनेमा AKA बॉलीवुड को देती थी वो बाकी सारे सिनेमा इंडस्ट्री से रिलेटिवली ज़्यादा थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसे रिपोर्ट्स कह रही है और ऐसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कह रहे हैं जो ओवरसीज में बॉलीवुड की डोमिनेंस को साफ साफ दिखा रही थी। वेयर आवारा, मुगले आजम, शोले, मधुमती, डिस्को डांसर, हम आपके है कौन, DDLJ, तारे ज़मीं पर, 3 इडियट्स जब रूल किया करती थी, और वो भी ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि कंटेंट वाइज भी। बट फिर जैसे जैसे इंटरनेट का ज़माना आता गया और इंटरनेट और चीप हो गई तो फाइनली इंडियन ऑडियंस को भी मौका मिला ऑन अ ग्रैंड स्केल एडवांस होने का, और इसी में से एक एडवांसमेंट इंडस्ट्री निकल कर आई, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंड मेनली ऑन यूट्यूब। जब साउथ इंडियन सिनेमा भी ये टॉलीवुड, कॉलीवुड और एनी इंडस्ट्री उनकी फिल्में बड़े अमाउंट में व्यूअरशिप गैदर करने लगी ऑन यूट्यूब। और जिन लोगों को ये पता नहीं था कि सलमान खान की मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आफ्टर 2008 साउथ की फिल्मों की रीमेक्स थी, उन्हें भी इस बारे में पता लगने लगा। अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। लेकिन इससे फायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि साउथ की रीमेक की गई फिल्मों का आना तो और कॉमन हो गया। बस फर्क इतना था, उस वक्त बहुतों को पता नहीं चलता था, अब चलने लगा। बात तो सही है। और ऑडियंस भी वही टिपिकल वन मैन आर्मी टाइप वाली एक्शन फिल्में पसंद करना कंटिन्यू रखते हुए और रीमेक्स का दरवाजा खोल दिए। एंड इवन आफ्टर बाहुबली एंड बाहुबली 2 सक्सेस, ये रीमेक चालू रहा इन बॉलीवुड। और क्यों ना हो, आखिर इजी मनी किसे नहीं पसंद। अगर कोई आप पे किसी काम को छाप कर सेम टू सेम बनाने पे पैसे की बारिश करवा दे तो भाई क्यों लड़ाए दिमाग। सही बात है। क्यों लाए न्यू आइडियाज, जैसा चल रहा है वैसे चलने तो फिर होना क्या था, सब एज यूजुअल चल रहा था अंटिल द पैंडेमिक एंड ऑल दो स्टफ रिलेटेड टू रिलेटेड सुशांत सिंह राजपूत। फिर वही हुआ जो होता है, जब भी कोई मासूम इस दुनिया से वक्त से बहने जाता है तो उसका हर्जाना बहुतों को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ भी वही हुआ, बॉलीवुड बॉयकॉट हो गया। दूसरी तरफ OTT पे सारी ऑडियंस कूद गई, साउथ इंडिया की बेहतरीन फिल्में देखी जाने लगी। और फिर पैंडेमिक के बाद बॉलीवुड घाटे में जाता गया और साउथ इंडियन सिनेमा जैसे RRR, विक्रम, KGF 2, लियो, PS1, सोरोराई पोत्रु, जय भीम, सीतारामम, रॉकेटरी, पुष्पा पार्ट 1, कांतारा चाहे तो बॉक्स ऑफिस पे या फिर OTT पे रूल करने लगी। और अगर किसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई नहीं भी की जैसे रॉकेटरी, तो भी उसने रिसेंट रिलीज हुई किसी भी बॉलीवुड फिल्म से बहुत ज़्यादा प्रेज गैदर किया। और अब हम अगर सूर्यवंशी, पठान, गदर 2, जवान, एनिमल जैसी कुछ फिल्मों को साइड कर दे तो बस कुछ ही ऐसी फिल्में थी जिन्होंने ठीक ठाक कलेक्शन निकाला था। बट किसी भी फिल्म ने हमें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं दिया कि हम उसे वर्ल्ड सिनेमा के लेवल पर प्रेस कर सके। पर आखिर ऐसा क्यों हर साल सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया से ही ऐसी फिल्में आ रही है जो नॉर्थ इंडिया की किसी भी फिल्म को बीट कर दे रही है। एंड नॉट इवन बॉलीवुड बट एवरी अदर नॉर्थ इंडियन सिनेमा। तो देखो, इस चीज़ का जवाब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉलीवुड चाहता ही नहीं कि वो ऐसी फिल्में बनाए जो उन्हें वर्ल्ड लेवल पर प्रेस दिलवा पाए। और इसीलिए तो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स भी साउथ इंडियन फिल्मों के मेकर्स के साथ ही कोलैब कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि बॉलीवुड न्यू टैलेंट को मौका देना ही नहीं चाहता है जो राइटिंग में कोई यूनिकनेस लेकर आए। दे वॉन्ट ऑलरेडी सक्सेसफुल एंड क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवीज। इनको ये जल्द से जल्द रीमेक कर दे, क्योंकि तुम्हें खुद ही सोचो, अगर बॉलीवुड चाहता तो एटलीस्ट सीतारामम जैसी खूबसूरत लव स्टोरी नहीं बना सकता था क्या? नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। बिल्कुल बना सकता था। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आखिर देखा जाए तो सीतारामम और वीर ज़ारा में बहुत सी सिमिलैरिटीज थी। अपने साथ मत करिए, हमको अलग है। टिल सीतारामम बिकेम अ हिट, तो क्या अपने ही किसी प्रीवियस अच्छी फिल्म, बी इट एक्शन, क्राइम, थ्रिलर, रोमांटिक, साईफाई, अरे नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं है, सॉरी।
मतलब ऐसी किसी भी जॉनर की कोई भी एक फिल्म उठाते, उसमें चेंजेस करते और बन जाती है अच्छी फिल्म। एटलीस्ट स्टार्टर्स के तौर पर ऐसा तो हो ही सकता था ना। और ऐसा नहीं है कि मैं ये यूं ही हवा में कह रहा हूँ, बॉलीवुड ऐसा करेगा ही नहीं। तो नहीं यार, 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एक्चुअली करण जौहर की पिछली कई सारी फिल्मों की मिक्सचर ही थी और ये फिल्म हिट भी साबित हो गई। तो क्या और फिल्म मेकर्स ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन करते क्या है? बड़े मियाँ छोटे मियाँ। मुझे क्यों तोड़ा? चलो ये भी ठीक है। अब हम आते हैं कल की 2898 AD पर। इसने अगेन इस साल रिलीज हुई अभी तक की किसी भी बॉलीवुड फिल्म से कई ज्यादा करोड़ कमाकर अगेन इनको इनकी औकात दिखा चुकी है। मतलब मैंने भी सोचा था कि ये फिल्म मैक्सिमम से मैक्सिमम हिंदी में 250 से 60 करोड़ का कलेक्शन निकाल पाएगी, परंतु हुआ कुछ और इस फिल्म ने अब तक मतलब जुलाई 31, 2024 जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तब तक इसने 286 करोड़ प्लस का कलेक्शन हिंदी डब से निकाल लिया है और मोस्ट प्रोबेबली 2090 करोड़ का आंकड़ा ये टच कर लेगी। और मैं इस बात पर तो शर्त लगा सकता हूँ कि अगर पुष्पा 2 नहीं आई इस साल तो ये फिल्म इस साल की हाईएस्ट कमाई करने वाली फिल्म बन के रह जाएगी। पर आखिर ये कलेक्शन ही सिर्फ क्यों मैटर करता है? मैटर तो स्टोरी, वीएफएक्स, एडिटिंग, ओवरऑल एग्जीक्यूशन, ये सब करना चाहिए ना। तो चलो उस पर भी नजर डाल देते हैं। RRR सब में सुपीरियर, कांतारा सब में सुपीरियर, आवेशम सब में सुपीरियर, कल की 2898 AD कुछ एस्पेक्ट्स में स्लो बट ओवरऑल अ ब्रेव अटेम्प्ट एंड अ गुड फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ भी यही लोग रूल कर रहे हैं, मतलब चाहे बात नेशनल हो या इंटरनेशनल अवार्ड्स की हो, यहाँ भी यही लोग रूल कर रहे हैं। लाइक RRR, पुष्पा। अब वापस हम थोड़ा बॉलीवुड की तरफ देखते हैं। फाइटर गुड बट फेल टू लिव अप द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑडियंस। शैतान गुड बट रीमेक। बड़े मियाँ छोटे मियाँ बकवास। और अगर कुछ अच्छी फिल्में आई तो वो कब थिएटर से उतरी पता ही नहीं चला, जैसे मैदान, चंदू चैंपियन। लीविंग आउट सम एक्सेप्शंस लाइक आर्टिकल 370 एंड लाल सिंह चमकीला ऑन OTT। सो इन सब बातों से क्या कंक्लूड किया जाए? एक तरफ RRR, कल की 2898 AD जैसी फिल्में हैं, वहीं दूसरी तरफ सेम बजट पर या फिर 300 से 350 करोड़ पर बनी हुई बड़ी मियाँ छोटे मियाँ और आदि पुरुष है, जो कंटिन्यू ह्यूमिलेट करती रहती है और ये याद दिलाती रहती है कि जिस बॉलीवुड की फिल्में लोग हाउसफुल होने के बाद ब्लैक में टिकट खरीद के देखने जाते थे, वो बॉलीवुड आज बस कुछ ही सुपरस्टार के बदौलत चल रहा है। और दूसरी तरफ जिस साउथ इंडियन की सिनेमा की फिल्में हम बस टीवी स्क्रीन्स पर या फिर मोबाइल स्क्रीन्स पर देखना ही इमेजिन कर सकते थे, वो आज सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली लोगों को दीवाना बना रही है। और आने वाले सालों में साउथ सिनेमा बॉलीवुड को पूरी तरह से निगल जाएगी और मे बी तब ये बातें होंगी, देयर वॉज ए इंडस्ट्री नेम बॉलीवुड। अबे लड़की हिलवा दी। अबे लड़की दिखाता रहेगा, हमें कब दिखावा? अबे तू है कौन? तू बॉलीवुड ये क्या चीज हो?